अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 14। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं नज़म की तारीफ़। नज़म की तारीफ़ हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा नज़म क्या होती है, एक बार और देख लीजिए। नज़म के माने लड़ी में मोती पिरोना है। नज़म के दूसरे माने इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के भी हैं। उर्दू में नज़म का लफ्ज़ 2 मायनों में इस्तेमाल किया जाता है। ये नसर के मुकाबले में लिखा जाता है और इसका मतलब शायरी की तमाम असनाफ से है। यानी मखसूस तौर पर नज़म शायरी की उस सिन्फ को कहते हैं जिसमें किसी मौजू पर तसल्जुल के साथ इज़हार ख़याल किया गया हो। नज़म का एक मरकज़ी ख़याल होता है। तवील नज़मों में इर्तिक़ा की नज़म की ख़ुसूसियत है, लेकिन मुख्तसर नज़मों में इर्तिक़ा वाज़ेह नहीं होता। इन सब लाइन्स का मतलब ये है, नज़म ऐसी होती है जैसे लड़ी में मोती पिरो रहे हैं, जैसे एक धागे के अंदर आप मोती पे मोती, मोती पे मोती डालते जा रहे हैं, है ना। और इसके मायने क्या होते हैं दूसरे, एक तो इंतज़ाम के भी होते हैं और एक तरतीबी आराइश के भी होते हैं। बोलते हैं ना निज़ाम क्या है, कैसा नज़म किया गया है, तो वो इंतज़ामात से रिलेटेड होता है। लेकिन उर्दू में जो नज़म का लफ्ज़ होता है ये 2 मायनों में शामिल होता है। एक तो नस्र के साथ नज़म लिखा जाता है, एक होता है हिस्सा नस्र, एक होता है हिस्सा नज़म, है ना। तो वो मुकाबले में लिखा जाता है और इसका मतलब शायरी की तमाम असनाफ से हो जाता है। यानी उसमें मसनवी, रुबाई, क़सीदा, गज़ल सभी कुछ आ जाता है। लेकिन ख़ास तौर से नज़म शायरी की उस सिन्फ़ को कहते हैं, यानी उस हिस्से को कहते हैं जिसमें किसी मौजू पर तसलसल के साथ इज़हार ख़याल किया जाए, यानी एक टॉपिक पर ही बात की जाए। नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है। मरकज़ी ख़याल से मतलब एक केंद्रीय बिंदु होता है जिसको लेकर ही बात हो रही हो। तवील नज़मों में भी इर्तिक़ा में भी नज़म की ख़ुसूसियत है, यानी तरक्की करना लंबी लंबी नज़मों की ख़ासियत है। लेकिन जो छोटी बहर की नज़में होती हैं वो लंबी नहीं होती। हैयत के एतबार से नज़म की 4 किस्में। एक पाबंद नज़म, इसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुक़र्ररा उसूलों की पाबंदी की जाती है। नज़्म मुअर्रा, ऐसी नज़म जिसके तमाम मिसरे बराबर हो मगर उनमें काफ़िया ना हो, नज़्म मुअर्रा कहलाती है। आज़ाद नज़्म, ऐसी नज़में जिनमें मिसरे छोटे हों, बड़े हों और बहरे काफ़िया की पाबंदी ना हो। नसरी नज़्म, ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें बहर ना हो, रतीफ़ ना हो, काफ़िया अलबत्ता एक किस्म की लय मौजूद हो, यानी दोनों में एक किस्म की लय आती हो। समझ में आई? ये 4 टाइप्स हैं इसके, ये आपको याद रखना है। अल्लामा इक़बाल की सवाने हयात है। इनकी विलादत हुई 1870 में, वफ़ात हुई 1938 में। ये सियालकोट में पैदा हुए थे और इनके जो उस्ताद थे मीर हसन, उनसे इन्होंने फ़ारसी, अरबी और दीनी उलूम की तालीम ली थी। सियालकोट में ही अंग्रेज़ी स्कूल में एंट्रेंस का इम्तहान भी पास किया था। लाहौर में आला तालीम पाई है। इब्तिदाई तालीम के ज़माने में ही शेर कहने लगे थे, यानी जब तालीम शुरुआत चल रहा था तभी से शेर कहने लगे थे। लंदन से बैरिस्ट्री का इम्तहान पास किया, बैरिस्ट्री यानी वकालत, और 1908 में हिंदुस्तान वापस आकर बैरिस्ट्री शुरू कर दी। इक़बाल का शुमार उर्दू के मकबूल तरीन अहम शुअरा में होता है, यानी बहुत ही ख़ास शायरों में उनका शुमार, उनकी गिनती होती है जो बहुत फेमस हैं। उन्होंने नज़में, ग़ज़लें, रुबाइयात, क़तात तहरीर किए हैं। इनकी आलमगीर मकबूलियत से मुतासिर होकर हुकूमत बरतानिया ने इन्हें सर का ख़िताब अता किया, यानी इनको पूरी दुनिया में जो शोहरत हासिल थी उसकी वजह से उनको सर का ख़िताब दिया गया। इक़बाल को शायर मशरिक़ के नाम से याद किया जाता है क्योंकि वो मशरिक़ के शायर हैं, मशरिक़ में पैदा हुए थे, इसलिए उनको शायर मशरिक़ के नाम से याद किया जाता है। सबक नंबर 14, परिंदे की फरियाद। क्या लिखा है इसमें? आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग़ की बहारें, वो सब का चहचहाना। शायर कहता है कि परिंदा कह रहा है कि मुझे अपना गुज़रा हुआ वक्त याद आ रहा है, जब मैं आज़ाद था, सरसब्ज़ व शादाब बाग़ात थे उन्हीं में, और मेरी तरह के परिंदे चहचहाते फिरते थे, यानी मस्ती में झूमते, हवा में उड़ते फिरते थे। आज़ादियाँ कहाँ, अब वो अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। परिंदे को अब शिकारी के पिंजरे में क़ैद कर लिया गया है, इसलिए परिंदा कहता है कि जो आज़ादी मुझे अपने घोंसले में मिली थी, जब चाहूँ कहीं भी आ जाऊँ, जब चाहे कहीं भी चला जाऊँ, उड़ जाऊँ, अपने घोंसले में भी वापस आ जाऊँ, लेकिन अब मेरे पास वो आज़ादी नहीं है क्योंकि मैं एक छोटे से पिंजरे में क़ैद हूँ। ना तो मैं अपनी खुशी से यहाँ आता हूँ, ना अपनी खुशी से जाता हूँ, है ना। तो इसमें ग़ुलामी की तरफ इशारा है। लगती है चोट दिल पर, लगती है चोट दिल पर, आती है याद जिस दम शबनम के आंसुओं पर, कलियों का मुस्कुराना।
پھر شاعر کہہ رہا ہے قیدی کے پرندے جو پرندہ قید ہے وہ کیا سوچتا ہے، اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جس وقت بھی مجھے باغ اور وہاں کی آزادی اور خوشیوں کی یاد آتی ہے تو دل پر ایک چوٹ لگتی ہے، یعنی بہت افسوس ہوتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں شاعر کہہ رہا ہے کہ رات کے وقت جب اوس کی بوندیں کلیوں پر گرتی ہیں، پھر وہ کلیاں پھول بن کر مسکراتی ہیں، کھل جاتی ہیں، تو یہ بھی ایک دل فریب منظر ہوتا ہے، یعنی دل کو دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے۔ آج وہ منظر بھی مجھے بہت یاد آ رہا ہے، یعنی میں اس منظر کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا۔ وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت آباد، جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ۔ اب شاعر کہتا ہے کہ وہ الگ الگ قسم کے خوبصورت پھول جن کی شکل سندر مورت جیسی خوبصورت تصویر کی طرح ہوتی تھی، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ میرے گھونسلے میں میرے خوبصورت جو زندہ تصویر کی طرح بچے تھے، ان کی چہچہاٹ کی وجہ سے ہی میرا آشیانہ ہرا بھرا تھا۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی کاش میرے بس میں۔ پنجرے میں قید پرندہ افسوس کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں پنجرے میں قید ہوں، میرے کانوں تک تو کسی کی آواز نہیں آ رہی، کسی کی صدا نہیں آ رہی، تو تمنا کر رہا ہے، آرزو کر رہا ہے ایک کاش میں پہلے جیسا پھرتا اڑتا اور فضا بھی میرا اڑنا اور میرے بس میں ہوتا۔ تو پرندہ مجبوری ظاہر کرتے کیا کہہ رہا ہے کہ آج میں قید ہونے کی وجہ سے نہ تو باہر کسی کی آواز سن سکتا ہوں اور نہ ہی اپنی مرضی سے باہر جا سکتا ہوں۔ کیا بد نصیب ہوں، میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ پھر شاعر اقبال کہہ رہے ہیں کہ پرندہ خود کو بد نصیب یعنی خود کو بری قسمت والا کہتا ہے اور افسوس کرتا ہے کہ میں اپنے گھر جانے اور اس کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوں، میرے ساتھی اپنے وطن میں ہیں اور میں قید میں پڑا ہوں۔ سمجھ میں آئی یہ نظم؟ اس کی تشریح آپ کو بھیج دی جائے گی، تشریح کر لیجیے گا۔ معروضی سوالات وغیرہ باقی کے جو نوٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، آج کی کلاس میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔